चलें जी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना इसमें है वो एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपने जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें आपने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसकी बेसिक्स एंड एवरीथिंग। अब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं ऑन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, हम उसको अप्लाई करेंगे। सो हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एक्चुअल एनर्जी है और उनका जो ऑर्डर है वो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इट इज़ अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस कर है। अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर जो है वो इट कैन बी प्रिडिक्टेड विद सम रीजनिंग। फॉर एग्जांपल फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस जो एनर्जी ऑर्डर है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो क्या होना चाहिए। सबसे कम एनर्जी n-1 d, ठीक है, इनका होना चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी हाई ns की, फिर np की। फॉर एग्जांपल 3d की एनर्जी कम होनी चाहिए 4s से, 4s की कम होनी चाहिए 4p से। जबकि फॉर मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स जैसे अमोनिया, वाटर, फ्लोरीन वगैरह हैं, इन लिगेंड के लिए सिग्मा बॉन्ड्स आर लोअर एनर्जी कंपेयर टू द मेटल वैलेंस ऑर्बिटल्स। अच्छा, नंबर 1, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंपैरिजन बिल्ड करेंगे। कंपेयर टू 4s एंड 4p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर लार्ज एंड डिफ्यूज़, ठीक है। तो आपको पता है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और ये वो डिफ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं। आपने उसकी ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। लिहाजा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ A1G एंड T1U सिमेट्री जो है वो आर मोर स्टेबल कंपेयर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ EG सिमेट्री, ठीक है। यानी कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स के मुकाबले में A1G एंड T2G सिमेट्री ज़्यादा स्टेबल है। लिहाजा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ दीज s and p ऑर्बिटल्स जो हैं आर डिस्टेबलाइज्ड मोर कंपेयर टू दी EG सिमेट्री ऑर्बिटल्स। यानी जो डिस्टेबलाइजेशन है एंटी बॉन्डिंग की वो s और p के ऑर्बिटल्स की एंटी बॉन्डिंग की डिस्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी कंपेयर टू d ऑर्बिटल के जो EG ऑर्बिटल्स हैं उनकी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो रिमेनिंग d ऑर्बिटल्स हैं, एक जो वो EG ऑर्बिटल्स हैं वो आपको पता है वो क्या हैं। अब T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, दे रिमेन्स एज नॉन बॉन्डिंग वंस। 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली एनर्जेटिक क्लोजर टू द लिगेंड ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर इनरिच्ड विद द कैरेक्टर ऑफ द लिगेंड ऑर्बिटल्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रॉन प्लेस हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द लिगेंड कंपेयर टू द इंट्रोड्यूस्ड पोलैरिटी इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। सो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक। 3 T1U के, 2 2EG के और 1 A1G के। द रिलेटिवली एनर्जी ऑर्डर जो है इनका उनको हम बात करेंगे। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट है कि 6 एंटी बॉन्डिंग, 6 बॉन्डिंग बने तो 6 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और जो इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं दे आर रिलेटिवली एनर्जेटिकली क्लोजर टू द मेटल ऑर्बिटल्स एंड दे आर मोर इनरिच्ड विद मेटल ऑर्बिटल कैरेक्टर, ठीक है जी। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे ना एक सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर देना है, और आई नीड क्वेश्चन, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। वो ये है कि अगर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हम बनाने जा रहे हैं, तो उसकी अगर MOT ड्रॉ करें तो उसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें किसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। कार्बन की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी या ऑक्सीजन की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, या दोनों की बराबर होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हाँ जी, क्विक। सर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। क्यों? सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लोअर इन एनर्जी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज़ गुड। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो
तो जो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। ठीक है। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें MOT और डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो n-1 d ऑर्बिटल की एनर्जी ये है। ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी है ns की, ये है np की। सो ये सारी एनर्जीज़ हैं लिगेंड ऑर्बिटल्स की। तो आपको पता है कि अभी हमने कहा कि T2G ऑर्बिटल्स जितने भी हैं वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में रहेंगे। 3 T2G नॉन बॉन्डिंग है। अब EG बॉन्डिंग करेंगे। EG के 2 हैं और दोनों की एनर्जी सेम है, और ये लिगेंड ऑर्बिटल्स के जब ओवरलैप करेंगे तो इनका डिक्रीज इन एनर्जी कम होगी, और ये जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे 2। इसी तरह जो 1s है वो जब इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो क्योंकि सिमेट्री इस तरह की है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गेटिंग वेरी लो एनर्जी। जबकि जो d ऑर्बिटल है वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड्स। इसी तरह जो p है वो भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बट देयर एनर्जी इज़ हाई, तो ये 1s4 यानी ns के मुकाबले में ये np की एनर्जी यहाँ आ गई और d की एनर्जी यहाँ आ गई, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए 6। अब एंटी बॉन्डिंग जो बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। सो एनर्जी गैप जो ये पैटर्न है एग्जैक्टली यही पैटर्न ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस तरह हमेशा बनेगी। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेक्सामाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ये इसकी MOT डायग्राम है, और आपको पता है कि ये कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। s में 1 होता है, p में 0 होते हैं, और ये जो है ना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। 1 मिनट जी, मैं ज़रा स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा लैब में से, मैं इसको देख लूँ। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे हेक्सामाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की। तो जो हेक्सामाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको पता है कि इसके d ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जबकि इसके जो 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो भी इसके साथ अमाइन लिगेंड लगे हुए हैं, हर लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये इसके जो अमोनिया के लिगेंड है वो यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब इन सब की एनर्जी सेम है अमोनिया के लिगेंड के ऑर्बिटल्स की, क्योंकि ये सारे अमोनिया मौजूद हैं, उनके सेम एनर्जी। अब ये जब ओवरलैप करेगा तो सेम पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग है। 4s इसके साथ ओवरलैप करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये 4p करेगा, ये भी सिग्मा बना रहा है। अब ये जो है 3d कि ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो भी कर रहे हैं, तो ये भी सिग्मा बना रहे हैं। अब ये जो है ना, ये 3 एंटी बॉन्डिंग हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो बिटवीन ऑर्बिटल्स मौजूद थे, जिन्हें आप T2G कह रहे हैं। ठीक है, ये वो है। ये एंटी बॉन्डिंग है EG इसका, इस EG का एंटी बॉन्डिंग। T1U का एंटी बॉन्डिंग ये है, और T1U क्या है, 4p, और A1G जो है उसका एंटी बॉन्डिंग ये है, A1G है। ठीक है, A*1G। अच्छा, अब आपको पता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो, यानी वो एनर्जी जो है वो क्या है, ये एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान की एनर्जी का डिफरेंस जो है ना, ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ हेक्सामाइन कोबाल्ट 3। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा या डायमैग्नेटिक होगा जी? कोई आंसर दें? डायमैग्नेटिक। यस, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा? 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसकी MOT है इस ऑर्बिटल, इस कॉम्प्लेक्स की। इसी तरह जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये हेक्साफ्लोरो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आपके जिम्मे काम है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पेस इंक्रीज करेंगे।
मुझे बताएं कि MOT डायग्राम समझ आ गई है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की? कोई इसमें इशू तो नहीं है? नो सर। ओके, एक ये हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है हर एक पैटर्न से कि कौन सी चीज़ कैसे बना रही है। अब हम आते हैं टूवर्ड्स पाई बॉन्डिंग विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की हम बात करने जा रहे हैं। अब आप देखो, अगर तो ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं और ये T2G D ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये EG ऑर्बिटल्स हैं और ये T2G ऑर्बिटल्स हैं। ये जो हैं ये T2G ऑर्बिटल्स नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में यहाँ मौजूद होते हैं, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो EG ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो वो ये बना रहे हैं, दिस इज़ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अगर EG ऑर्बिटल की हेड टू हेड होगी तो साइड वाइज के लिए ये बच जाएंगे। अगर ये नॉन बॉन्डिंग में नहीं जाते तो ये फिर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग। T2G क्या बना सकते हैं, ये पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं। और पाई बॉन्डिंग के नतीजे में क्या होगा कि आपके पास एंटी बॉन्डिंग भी यही बनेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पर जाके आपके पास क्या बनना शुरू हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग मेटल यानी एनर्जी लेवल डायग्राम। और जो पाई बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे क्या फ़र्क डालते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क डालते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, पाई बॉन्डिंग। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इज हेक्साफ्लोरो आयरन का ये कॉम्प्लेक्स है विद पाई डोनर लिगेंड के साथ हम बात करने जा रहे हैं। दिस इज Tg4s यानी 3D 4s 4p ऑर्बिटल्स। इनमें 3D जो है वो उनको आप देखें तो यहाँ डिफरेंट जो लिगेंड हैं वो उनका क्या है। अब देखो, इसमें है ये कि 6 लिगेंड जिनमें पाई ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन मौजूद है। ठीक है, p सिग्मा ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन मौजूद है, या 12 ऑर्बिटल्स जिनमें p पाई ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन मौजूद हो। अगर ये हमारे पास हो तो हमारे पास क्या है, सिग्मा एम पाई बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। दिस इज़ अगेन जर्नलाइज्ड, यू कैन से दैट द डायग्राम। ठीक है, अब ये TG एंड T2G एंड EG ऑर्बिटल्स हैं, ये 4s हैं, ये 4p हैं। इसके इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास ये लेयर ऑफ ऑर्बिटल्स बनना शुरू होंगे। ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट है एंड सो ऑन। तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम स्टडी करते हैं इन अदर वे कि हम कोई और स्पेसिफिक एग्जांपल अगर लें। चलें इसी पे आ जाते हैं फिर से। आपको पता है कि इसमें जो F अटैच्ड हैं वो कितना है, फ्लोराइड अटैच कितने हैं, 6। ठीक है, 6 फ्लोरीन आर अटैच्ड। ठीक, इन 6 फ्लोरीन के अंदर जो कॉम्बिनेशन मौजूद है उसके आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो इनके जो 6 ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें px, py और pz जो हैं वो px और py कम्प्लीटली फिल्ड हैं, pz भी कम्प्लीटली फिल्ड है इन लिगेंड F। ठीक है, फ्लोराइड आयन में। अब वो लिगेंड जो है वो आकर क्या करना शुरू करेगा, बॉन्डिंग करना शुरू करेगा। तो उसने पहली बॉन्डिंग से सबसे पहले उसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, 4s के साथ बॉन्ड बना, लोएस्ट बॉन्ड बना है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बना है जी 3p का साथ, एक 3p के साथ बन गया। ठीक है, 3p के साथ एक बन गया, 2 हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तीसरा सिग्मा बॉन्ड उसने EG के साथ बनाया, EG के साथ 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक, अब वो क्या करता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो F है इट्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करता है कि ये जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ पाई बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी सिमेट्री उसके साथ मैच करना शुरू कर देती है। अब पाई बॉन्ड के लिए जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होंगे। लिहाजा हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स जो उसके जो p वाले ऑर्बिटल्स हैं स्पेशली वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे कि ये जो इनके साथ 3 ऑर्बिटल हैं वो इसके साथ ओवरलैप करेंगे
और जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं जो बाकी बच जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग स्टेट में यहाँ मौजूद होंगे। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p क्या है, यहाँ पे F नेगेटिव है तो 6, ठीक है। अगर आप यहाँ काउंट करो तो ये इसका P है और ये इसका 2s 1s एंड 2s है, ठीक है। 1s 2s और P में से एक इधर, बाकी इधर आ चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, यानी एक ये ऑर्बिट, एक ये ऑर्बिट और 3 इसके ऑर्बिट। तो टोटल काउंट आउट डाउन कर लें तो आप इसके साथ ओवरलैप करेंगे, जो बाकी होंगे वो जो भी नेक्स्ट आएगा हर एक का यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो P हैं टोटल जो फ्लोराइड हैं वो जब आना शुरू होते हैं तो वो इसी तरह अटैच होते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली फेल्ड हैं, ये जो हैं 2p वाले और ये आखिरी शेल वाले ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। तो एक और ये बाकी मिला के तो ये पूरा कर लेंगे। आखिरी वाले इसके डोनेट होंगे, यानी डोनेट आखिरी होंगे P के आखिरी, यानी PZ या वो वाले जिसको ज्योमेट्री इसके साथ मिलेगी, तो इट विल फॉर्म सम काइंड ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। लेकिन इसकी आपने दोबारा अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको और से ज़रूर पढ़िएगा। किस जगह से आपको थ्योरी भी मिल जाए तो वो भी पढ़ें, जब समझ ना आए तो दोबारा इसको हम देख लेंगे। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का इफ़ेक्ट अगर हम देखें पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखें डी ऑर्बिटल की आपको पता है 2 क्लासिफिकेशन मौजूद है। एंटी बॉन्डिंग स्टेट में ये है, अगर ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट में अगर आप देखें तो एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। अगर ये नहीं है यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है तो बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और जो दूसरे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस विल बी द स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंसेस। अब यहाँ हम एक और बात करें हैलाइड आयन इफ़ेक्ट, ठीक है। अब हैलाइड आयन का क्या इफ़ेक्ट होगा? हैलाइड आयन का इफ़ेक्ट ये होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज़ करती जाएगी। जैसे जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज़ होती जाएगी, जितना जैसे जैसे आपके पास जो वो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है या आयोडाइड आयन है उसका साइज़ इंक्रीज़, यानी हैलाइड आयन का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। सबसे नीचे फ्लोराइड की एनर्जी है और ये है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हेयर इज़ द डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंक्रीज एनर्जी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के दरमियान। इसी तरह जब क्लोरीन होगा तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा, ब्रोमीन में और डिफरेंस कम होगा और आयोडीन में और कम हो जाएगा। इनफैक्ट ये आयोडीन है, ये आयोडाइड है, डाइड है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये ब्रोमाइड है, राइट, यस, और ये हमारे पास क्लोराइड है और ये हमारे पास ब्रोमाइड है। तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इसी लिहाज से डिफ़र करेगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्डिंग का ये पाई बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का रिलेशनशिप हमने स्टडी करना है एक ही लेक्चर में, और वो जो है ना उसके बाद हम आइसोमराइजेशन एंड देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक।